गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हमारा टॉपिक स्थानीय शासन है। कल से हमने स्थानीय शासन के बारे में ही बात करी थी। स्थानीय शासन के उस क्लास के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने जो स्थानीय शासन के संबंध में जो बात करी थी कि किस तरह से भारत में विभिन्न समितियां गठित की गई और उन समिति ने अपने अपने सुझाव दिए और किस तरह से स्थानीय शासन का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। बच्चों, स्थानीय शासन की जो प्रणाली भारत में लागू की गई उससे एक ही उद्देश्य पूरा होता है कि जो प्रशासन की पकड़ है वो प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंच सके। यानी प्रशासन एक आम नागरिक तक, कि एक व्यक्ति को लगे कि एक आम व्यक्ति सीधा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक नहीं पहुंच सकता, ना उनके पास इतना टाइम है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए समय दे सके, छोटे छोटे कामों के लिए समय दे सके। राज्य स्तर की भी बात करें तो राज्य सरकार, मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है, राज्यपाल के पास इतना टाइम है। तो एक प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए, प्रशासन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन को ऊपर के स्तर से अरेंज करने के लिए या जोड़ने के लिए स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई। स्थानीय शासन की बात करें तो बच्चों, हमने पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें किस तरह से अस्तित्व में आई, किस तरह का भी इसका 1959 में इसका आगाज राजस्थान से ही किया था, नागौर जिले से, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसके बाद धीरे धीरे ये संस्था, स्थानीय शासन तरक्की करता गया तो इसमें सुधार होते गए। इन्हीं सुधारों की दिशा में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और उस अधिनियम के तहत गांव में स्थानीय स्वशासन और शहरों में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। उसी के संबंध में आज हम पढ़ते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी शक्ति विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है हमारी संसदीय शासन व्यवस्था। और जो शक्तियां किसके पास थी? केंद्र के पास। यानी शक्तियों का केंद्रीय शक्तियां का स्थिति दिए केंद्र के पास है। केंद्र से शक्तियां जाती है किसके पास? राज्य। केंद्र किसको विकेंद्रित करता है? केंद्र किसको करता है? केंद्र राज्यों को देता है और राज्य से जो शक्तियां जाती है वो जाती है स्थानीय स्तर। आ जाएगी जिले। स्थानीय स्तर, राज्य के बाद कौन सा स्तर आएगा? जिले है। यानी सबसे पहले शक्ति कहाँ गई? केंद्र के पास थी। केंद्र के पास थी, केंद्र ने उसको विकेंद्रित किया, उसको क्या? राज्यों को किया, और राज्य ने जिलों को कर दिया, यानी स्थानीय स्तर पर राज्य ने उनको बांटा। और जिलों में भी जो इनको दो तरीके से बढ़ा, यानी जिले में भी इसके कितने स्तर रखे? जिले में भी इसके दो स्तर रखे। एक तो ग्रामीण स्तर रखा, यानी गांव में, एक तो ग्रामीण क्षेत्र रखा और दूसरा रखा इसका नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण स्तर पर तो इसको नाम दिया गया, इसकी संस्था दी पंचायती राज। और शहरी स्तर पर जो इसको नाम शहरी प्रशासन के रूप में इसको जाना, इसमें अपन कह सकते हैं कि इसको अपन
नगर पालिकाओं का रूप दिया है। केंद्र से राज्यों में, राज्यों से स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र जिसको पंचायती राज व्यवस्था से नाम से जाना गया, और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं के रूप में इसको विकसित किया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे छोटा स्तर था वो था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। सबसे छोटा स्तर कौन सा था? ग्राम पंचायत। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा था? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या खंड स्तर पे पहुंच सकते हैं, और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद। खंड स्तर पर इसको क्या नाम दिया गया? जिला परिषद। ये ग्रामीण क्षेत्र का शासन था। इसमें सबसे छोटी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, उससे बड़ी सबसे बड़ी जिला परिषद। ऐसे ही नगरीय क्षेत्र का भी इसमें डिवाइडेशन किया गया। तो इसमें सबसे छोटी संस्था रखेगी वो रखेगी नगर पंचायत। सबसे छोटी कौन सी थी? नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, और फिर नगर निगम। ये हमने स्थानीय शासन को एक चार्ट के माध्यम से इसके विभिन्न स्तरों को समझा है। एक बार आपको दोबारा से समझाता हूँ। सबसे ऊपर स्तर पर केंद्र रहता है। केंद्र के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, और उस विकेंद्रीकरण के तहत केंद्र से इसको देता है राज्य को। मैंने पहले भी एक चार्ट बना के बताया था आपको। सबसे ऊपर के स्तर पर केंद्र देता है, और केंद्र इसको देता है। केंद्र यहाँ पे विभिन्न राज्यों को ये शक्तियां प्रदान करता है। यानी शक्तियों में क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण होता है। केंद्र ने किसको दी? राज्यों को दी। राज्यों से ये शक्तियां आएगी स्थानीय स्तर। एक राज्य ने क्या क्या किया? स्थानीय स्तर पर दिया। स्थानीय स्तर पर इन शक्तियों को बांटा। ठीक है। अब स्थानीय स्तर में भी दो स्तर होंगे, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के और एक नगरीय क्षेत्र। ये दो स्तर इसमें माने गए। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ स्तर बांटे गए। सबसे छोटा स्तर रखा गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से जो बड़ा का स्तर था वो था पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद। अब वैसे ही शहरी उसमें है तो यहाँ नगरीय क्षेत्र में बांटा, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में बांटा। नगरीय क्षेत्र में सबसे छोटी संस्था क्या है? तो कौन सी होगी? नगर पंचायत। फिर उससे बड़ी नगर पालिका, और सबसे बड़ी नगर निगम के रूप में हमने इसको बांटा। इस क्लास में बच्चों अपन बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन। ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थानीय स्वशासन रहता है, उसका अध्ययन यहाँ पे अपन इस क्लास में करेंगे। ये चार्ट आपने बताया होगा। यहाँ पे अपन सबसे पहले जो अपना स्तर है उस स्तर पर सबसे पहले अपन ग्रामीण स्तर पर बात कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन।
तो ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन है उसमें कुछ विशेषताएं नजर आती है। आज जनरली अपन पूरी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का ही वर्णन अपन ज्यादा करते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पे अपने को परिलक्षित होती है, उन सभी विशेषताओं को अपन आज की क्लास में देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बात करिए कि जहाँ स्थानीय शासन के दो स्तर आपको बताए थे। स्थानीय शासन होता है दो स्तर पर होता है, ग्रामीण क्षेत्र पे और नगरीय क्षेत्र। आप जानते हैं बच्चों, भारत की एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गाँव में निवास करता है, इसलिए प्रशासन की पकड़ गाँव तक रहे तो उसके लिए स्थानीय शासन एक बेस्ट तरीका रहता है। उसी के तहत कि गांव के लोगों को प्रशासन संबंधी सारे कार्य की पहुंच हो सके, उसके लिए प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा इनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो वो ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से प्रस्तुत होती है कि क्या क्या विशेषताएं लिए हुए रहता है स्थानीय शासन। यहाँ पे अपनी आज की क्लास में हम उसी का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले जो उसकी विशेषता आती है वो विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। बच्चों पहली व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं अपन कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। जो इसका त्रिस्तरीय प्रणाली होती है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली लिखिए आप, ज्यादा उचित रहेगा। यानी जो शासन की जो प्रणाली है वो गांव के क्षेत्र में, गांव के स्तर पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। अब पहले चार्ट के माध्यम से वैसे तो पहले बताया था, आपको दोबारा से उस चार्ट के माध्यम से एक व्यवस्था में बता दूं कि क्या होती है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। इस सबसे पहले यहाँ पे स्तर, कौन सा स्तर रहेगा, फिर यहाँ पर निर्वाचित संस्था का नाम, कौन से स्तर पर कौन सी संस्था है, तो यहाँ पर उस संस्था का कौन पदाधिकारी होता है, तो वही निर्वाचित पदाधिकारी। सबसे पहले इसका स्तर लिखेंगे। पहले स्तर की अगर अपन बात करें तो पहला स्तर है ग्राम स्तर पर। पहला स्तर कौन सा हो जाएगा, ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था रहेगी, तो ग्राम स्तर पर रहेगी ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था है, ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो पदाधिकारी होता है वो सरपंच कहलाता है। और इसका पदाधिकारी कौन होता है, एक सबसे ग्राम जो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में ग्राम स्तर पर निर्वाचित संस्था ग्राम पंचायत और इसका पदाधिकारी कौन होगा, सरपंच इसका पदाधिकारी कहलाता है। दूसरा स्तर बात करते हैं खंड स्तर या ब्लॉक स्तर, जो कहते हैं इसको। खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है, तो वो करती है पंचायत समिति। ठीक है, ग्राम स्तर पर देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसका कौन, सरपंच। खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और इसका जो निर्वाचित पदाधिकारी होता है वो होता है प्रधान। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है प्रधान। इसके बाद में जो स्तर आता है, तो कुछ दिन पहले नहीं आता कि जिला। अब जिला स्तर
ठीक है। जिला स्तर पर जो इसमें पंचायत निर्वाचित संस्था होगी वो होगी जिला परिषद। और इसका जो निर्वाचित जो पदाधिकारी होता है वो होता है जिला परिषद। ये पहली विशेषता है ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की कि त्रिस्तरीय प्रणाली में जो स्तर है ग्राम स्तर पर जो निर्वाचित संस्था है ग्राम पंचायत, निर्वाचित जो पदाधिकारी है वो है सरपंच। दूसरी बात करें खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो निर्वाचित संस्था है वो है पंचायत समिति, और इसका जो निर्वाचित पदाधिकारी है वो है प्रधान। जिला स्तर की बात करें जिला स्तर पर जिला परिषद, और इसका जो निर्वाचित पदाधिकारी है वो है जिला परिषद। ये इसकी पहली विशेषता। आगे बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की। अगली जो बच्चों इसकी विशेषता है, अगली विशेषता की बात करें तो वो विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन संबंधी अपने पिछली काफी क्लासों में आपने ये शब्द जरूर सुने होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता द्वारा सीधा चुना, यानी जनता स्वयं अपने एक प्रतिनिधियों को चुनती है। और उन प्रतिनिधियों में जैसे ग्राम स्तर पर बात करें, ग्राम स्तर पर बात करें तो वार्ड पंच, इनका प्रमुख कौन? सरपंच। ग्राम स्तर पर बात कर रहे हैं तो वार्ड पंच, ग्राम स्तर पर किसको चुना जाता है? वार्ड पंच को चुना जाएगा। और वार्ड पंच इनका जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। वो खंड स्तर पर बात करें, खंड स्तर पर किसको चुना जाएगा? मंडल सदस्य। खंड स्तर पर कौन आएंगे? मंडल सदस्य। और जिला स्तर पर किसका निर्वाचन होगा? जिला परिषद के सदस्य। ठीक है, यानी ग्राम स्तर पर तो किसका निर्वाचन कर लिया? जनता सीधा वार्ड पंच का निर्वाचन कर लिया या सरपंच का। खंड स्तर पर मंडल सदस्यों का निर्वाचन कर लिया प्रत्यक्ष रूप से। और जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया गया। इन दोनों में एक चीज और, इन दोनों के जो प्रधान होते हैं, ठीक है, इससे प्रधान को क्या कहते हैं? जो अध्यक्ष होते हैं इनके है। तो खंड स्तर पर जो है उसके जो हेड है उसको खंड स्तर पर संस्था कौन सी होती? पंचायत समिति। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था कि खंड स्तर पर जो संस्था होगी वो पंचायत समिति, और उसका जो हेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रधान कहलाते हैं। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर जो समिति होती है वो जिला परिषद होती है, और इसके जो हेड होते हैं वो जिला प्रमुख कहलाते हैं। इनका जो चुनाव होता है, ठीक है, इन दोनों स्तर के अध्यक्ष का, वो अध्यक्ष को पंचायत समिति के तो प्रधान और जिला परिषद के जिला प्रमुख, इनका जो निर्वाचन होता है ये सदस्य अपने ही लोगों में से निर्वाचित करते हैं। यानी इन दोनों को जो इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं संस्थाओं के, अपने ही
लोगों में से यानी कि उनके अपने लोग जो सदस्य हैं वो स्वयं ही इनको निर्वाचित करते हैं, इनके हेड को, इनके अध्यक्ष को। इसको कारण आगे बात करें अब अपन आगे विशेषता की। अगली जो विशेषता आती है वो आती है आरक्षण की व्यवस्था। इन संस्थाओं के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक आरक्षण का प्रावधान इनमें किया गया है और इसका सबसे जो सुखद पहलू जिसको कह सकते हैं कि इसमें महिलाओं को समानता का दर्जा यहाँ पे दिया है। यानी एक बहुत ही एक अच्छा कदम है हमारे प्रशासन के द्वारा कि जो हम कहते थे कि महिलाओं की बात करते थे, महिला अधिकारों की बात करते थे कि महिला अधिकार को समानता का दर्जा मिलना चाहिए, और लेकिन जो ये बातें करते हैं कोई लोग कभी अपनी संस्थाओं में कभी महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया। आज भी अपन बात करें कि लोकसभा के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में या और नीचे के चुनाव की बात करें, विधानसभा के चुनाव की बात करें, कहीं पर भी आरक्षण के संबंध में महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करें स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर जो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित, एक 1/3 स्थान किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये महिलाओं की को सम्मान देने की दिशा में, बराबरी का दर्जा देने की दिशा में बहुत अच्छा इसमें कदम उठाया गया है। इसके अलावा जो अपन बात करें आरक्षण की, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो जनसंख्या के अनुपात में, जो उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में वहाँ आरक्षण का प्रावधान इन लोगों को दिया गया कि ये अधिनियम इसके अलावा कहता है कि विधानमंडलों में भी, ये अधिनियम इसके अलावा क्या कहता है कि विधान मंडलों में भी इसके लिए अधिकृत करता है, विधानमंडलों को भी अधिकृत करता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये देश के सभी वर्गों को, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। आरक्षण रूपी प्रावधान में इनको कुछ
रियायत दी गई है ताकि ये लोग भी प्रशासन में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे की विशेषता की कि अगली विशेषता क्या है। तो वो है पंचायतों का निश्चित कार्यकाल। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल निश्चित होता है। जनरली कार्यकाल कितना माना जाता है? 5 वर्ष का। एक निश्चित कार्यकाल इनको दिया गया, 5 साल के लिए इनका निर्वाचन किया जाएगा। 5 साल पूरे होने के बाद इनको दोबारा से विघटित करके चुनाव किया जाएगा। लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं कि 5 साल ही रहे, 5 साल से पहले भी, 5 साल से पहले भी इन्हें विघटित किया जा सकता है। पांच साल से पहले भी इनको विघटित किया जा सकता है, बशर्ते है कि विघटन के 6 माह में चुनाव कराने आवश्यक। जमीन विघटित किया जाएगा, विघटित करने के 6 माह में दोबारा से चुनाव कराने जरूरी होते हैं। यानी कार्यकाल 5 साल का निश्चित है, 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन विघटन जब भी विघटन किया जाएगा इनका, उसमें उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनके चुनाव दोबारा कराने पड़ते। आगे इसकी विशेषता की बात करते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत बात करेंगे अपन स्थानीय स्वशासन की। फिर आता है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग। देखो, जो निर्वाचन आयोग होता है पूरे देश में भी होता है और प्रत्येक राज्य में भी होता है। निर्वाचन आयोग का कार्य ही निर्वाचन कराना यानी चुनाव कराना होता है। तो इन संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी भी राज्य के निर्वाचन आयोग की ही होती है, ताकि ये निर्वाचन आयोग नियमित रूप से, यानी जब जब जरूरत पड़े नियमित रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव का संचालन कर सके। और इसके लिए एक संस्था का होना कि इनके चुनाव नियमित रूप से हो, निष्पक्ष रूप से हो, उसके लिए एक संस्था कार्य करेगी। वो संस्था कौन सी होगी? राज्य निर्वाचन आयोग होगी। यानी राज्य निर्वाचन आयोग नियमित रूप से इन संस्थाओं नियमित रूप से इनके चुनाव, इनके निर्वाचन का कार्य करेगा। निश्चित समय अंतराल में इनके निर्वाचन का कार्य करेगा। और निर्वाचन आयोग का ही कार्य रहेगा कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर जब भी चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव के टाइम पे सबसे पहले निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? मतदाता सूची तैयार।
क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति वोट डालने का मताधिकार का अधिकारी हो जाता है, मत डालने का अधिकारी हो जाता है। तो भारत में निश्चित आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, यानी 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद व्यक्ति वोट डालने लग जाता है। तो जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, ताकि कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया, वयस्क हो गया, तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा, या और कुछ कोई गैरवजह चलना चाहे, जैसे लड़की की शादी हो गई तो लड़की दूसरी जगह चली गई तो वहाँ उसका नाम यहाँ की सूची से हट जाएगा, वहाँ वाली सूची में जुड़ जाएगा। तो इस तरह के सारे कार्य हैं। सबसे पहला जो चुनाव में सबसे पहला काम राज्य निर्वाचन आयोग का होता है कि वो मतदाता सूची तैयार, यानी मतदाता सूची तैयार करना है। तो मतदाता सूची तैयार करने से लेकर, ठीक है, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने से लेकर और पदाधिकारियों को जो भी है, जो भी चुनाव में खड़े हुए पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित करने तक, निर्वाचित घोषित करने तक तथा उनको शपथ दिलाने तक, उनको शपथ में दिलाएगा, निर्वाचित घोषित कर उनको शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है वहां तक ये सारा कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग करेगा। नियमित रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए, इसलिए निर्वाचन आयोग सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करेगा। मतदाता सूची तैयार करने जब मतदाता सूची तैयार हो जाएगी तो उसके बाद जो भी चुनाव की डेट फिक्स हुई है उस चुनाव की डेट को फिक्स करने की सारी प्रक्रिया पूरी करेगा। उसके बाद फिर वो नामांकन पत्र स्वीकार करेगा कि जो जो व्यक्ति या जो जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहते हैं उन व्यक्तियों के नामांकन पत्र स्वीकार करेगा, उनको देखेगा, कोई अगर गलत होगा तो उसको हटाएगा। तो चुनाव की डेट निश्चित होने वाले दिन पूरी चुनावी प्रक्रिया को संचालित करेगा, उस चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और चुनावी प्रक्रिया चुनाव करवाएगा। चुनाव करवाने के बाद जो भी मतदाता पेटियां हैं या आजकल तो मशीनों से भी हो रहा है, तो ये भी मशीनें हैं, उनको निर्धारित स्थान पर मतगणना केंद्र तक पहुंचाएगा। फिर मतगणना केंद्र पर मतगणना का कार्य करेगा और मतगणना का कार्य करने के बाद जो भी प्रत्याशी विजयी घोषित होता है उसके विजेता होने की घोषणा करेगा। उसके बाद उस अधिकारी को शपथ दिलाएगा, पदाधिकारी बनने की शपथ दिलाएगा। ये सारा कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही, राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्ण किया जाता है। ये एक विशेषता होती है इसकी। अगली विशेषता की बात करें तो ये विशेषता है राज्य वित्त आयोग का गठन। एक और इसका काम है वित्तीय स्थिति। पैसे कुछ नहीं होगा, जो काम होगा पैसे से होता है। वित्तीय स्थिति का मजबूत होना भी जरूरी है। यानी यही वित्तीय स्थिति है। इस वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन है। जो इसकी संस्थाओं की जो वित्तीय स्थिति है उन वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 साल, यानी प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए
वित्त आयोग का गठन, यानी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और यह आयोग क्या करेगा? यह आयोग राज्यपाल को इस आयोग का एक कार्य रहेगा। ये आयोग राज्यपाल को इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, जो भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, आय के जो स्रोत हैं कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा बताएगा, आय के स्रोत कहां से पैसा आएगा, और उस धन का वितरण कि जहां वो पैसा है उस धन का वितरण कहां उस धन का वितरण होगा। और इसमें इन संस्थाओं को राज्य सरकार से भी, कि राज्य सरकार से जो अनुदान प्राप्त होगा उसका भी, उन सारी चीजों का वर्णन ये राज्य सरकार को, राज्यपाल को अवगत कराएंगे। कहां से चुंगी आई, कहां से टैक्स आया, इन सब चीजों की अनुशंसा करने का कार्य भी ये करता है। यानी वित्त आयोग का गठन है कि वह पूरी स्थिति से अवगत कराए कि कहां से इनके पास पैसा आया, किस तरह से इन्होंने कौन कौन से टैक्स लगाए, चुंगी कर वगैरह, या राज्य सरकार से कितना अनुदान मिला, जो भी पैसा आया उस पैसे का वितरण कहां हुआ, ये सारी समीक्षा राज्य का वित्त आयोग करता है। इसमें बच्चों जो इसकी अंतिम विशेषता है वो है लेखा परीक्षण। जनरली जो भी ऑडिट जिसको बोलते हैं, जो भी इसके कार्य में खास करके आर्थिक कार्यों से संबंधित जो भी बातें हुई कि इन संस्थाओं में समय समय पर इनके लेखों का जो भी इनके खर्चे हैं, आय व्यय के जो भी साधारण स्रोत है, उनका समय समय पर लेखा परीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है, ताकि तो एक मतलब फेयर वर्क काम में आए, उसके समय समय पर नियम भी इसमें बनाए जाते हैं। संस्थाओं की ऑडिट होती रहती है, ताकि इसको कराने का मकसद, सिर्फ ऑडिट कराने का मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि स्थानीय स्तर पर शासन का एक उचित सामंजस्य देखने को मिले। पैसों की बदौलत है कि पैसों का वास्तव में सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इनकी जो इनकम है उससे, राज्य सरकार से जो अनुदान इनको मिल रहे हैं उससे, और जो भी टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, उस पैसे का सही दिशा में प्रयोग हो रहा है या नहीं, ये ऑडिट के माध्यम से एकदम निष्पक्ष हो जाता है, ये चीज क्लियर हो जाती है। तो बच्चों, ये स्थानीय शासन की हमने विशेषताएं पढ़ी थी। स्थानीय शासन की दूसरी क्लास है कि यहाँ पे कि स्थानीय शासन कौन कौन सी अपनी विशेषताओं को लेकर अपनी विशेषताओं को लिए हुए है। काफी एक अच्छा शासन देखने को हमको छोटे से छोटे स्तर गांव के स्तर पर मिलता है। इसलिए कल हमने अपने क्लास में कहा था कि विद्वान अल्टेकर ने कहा था कि भारत के जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गणराज्य, गांव नहीं है ये गणराज्य है। तो शासन की इसी व्यवस्था का प्रारूप देकर उन्होंने ये शब्द कहे थे कि भारत के गांवों को उन्होंने गणराज्य की संज्ञा दी। क्या क्या कार्य करती हैं ये स्थानीय संस्थाएं, खास करके ग्रामीण स्तर की बात कर रहे हैं। हमने ग्रामीण स्तर ही शुरू किया है। तो ग्रामीण स्तर पर ये संस्थाएं क्या क्या कार्य करती है, किस तरह से ये इन छोटे छोटे स्तरों पर, ग्रामीण स्तर पर कार्य कर प्रशासन को मजबूत बनाती है, अगली क्लास में हम उसी चीज का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो आप फोन करके हमसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।